हेलो प्यारे बच्चों, तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना साइंस, जिसमें हम लोग सेगमेंट पढ़ने वाले हैं अपना बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे लोग, आप लोग क्या करिएगा, सारी चीज़ों का नोट पॉइंट बनाते चलिएगा। हर एक चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाए तो आप उसको अपनी वीडियो को बार बार ना देखना पड़े, कॉपी से आप उठा करके अपना रिवीजन कर सके। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। क्या नाम है उसका? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। ये हमारे एग्जाम के लिए हर एक, जहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताने चल रही हूँ बेटा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका इंग्लिश में भी नाम आपको पता होना चाहिए। इससे ये होता है कि हाँ, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में जैव प्रक्रम। तो ये देखो बेटा, सामने आपके क्या लिखा है? ये है फ्लो चार्ट। क्या लिखा है? ये फ्लो चार्ट है। भाई फ्लो चार्ट की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि भाई हमारी मम्मी क्या करती हैं, जब पनीर की सब्जी या कोई भी और सब्जी बनाती है तो क्या करती है, पहले उसको पता होना चाहिए ना कि हाँ इस सब्जी में क्या क्या डलेगा, वो हमारे पास होना चाहिए। लिस्ट होती है ना कि हाँ इस सब्जी में ये पड़ेगा, ये पनीर की सब्जी में मटर, अगर पनीर है तो मटर डलेगा, पनीर डलेगी, मसाले डलेंगे, आलू तो डलेगा नहीं, टमाटर डलेगा, प्याज डलेगा, भाई मसाले जो डलेंगे वो डलेंगे। तो सारी चीज़ें एक तरफ हमें पता होती है, फिर हम वो चीज़ें ला करके डालते हैं। वैसे ही जैसे कि आप किताब अपनी जब उठाते हो तो किताब में सामने जो है इंडेक्स दिया होता है। इंडेक्स में हमें ये पता चल जाता है कि इस पूरी किताब में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, उसका पेज नंबर क्या है। वैसे ही किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का भी क्या होना चाहिए? एक इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स आप हर एक चैप्टर का बनाओ। जैसे कि मैंने आपके सामने इस चैप्टर का बनाया है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर हम जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो जैव प्रक्रम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले ये क्या है बेटा? जैव प्रक्रम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद चैप्टर में पढ़ना है पोषण, फिर पढ़ना है श्वसन, फिर है उत्सर्जन, और फिर है परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। तो वैसे ही आप, जैसे कि आपके सामने मैंने इस चैप्टर का बनाया, वैसे ही हर एक, जब भी चैप्टर आप पढ़ो, हर एक चैप्टर का क्या बनाओ? फ्लो चार्ट, ताकि आप सामने देख पाओ कि हाँ इस चैप्टर का हमें ये पॉइंट पढ़ना है, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट बेटा स्किप ना हो। पहले बात करते ये सारे चैप्टर अलग अलग हुआ करते थे। पोषण एक अलग चैप्टर था, श्वसन अलग था, परिवहन अलग था और उत्सर्जन अलग था। लेकिन अब के सिलेबस में ये सारी चीज़ों को मिला करके एक चैप्टर बना दिया गया, जो कि थोड़ा सा बड़ा भी है। तो हम लोग हर एक चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पार्ट, ये जो पूरा आपका बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर है वो 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आज है, फिर अगला पार्ट होगा, फिर तीसरा होगा इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अच्छा ये बताओ, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर की, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव, क्या लिखा है भाई? जैव, और फिर क्या है? प्रक्रम। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव से और प्रक्रम से। जैव का मतलब होता है क्रियाएं, जो भी जीवन से रिलेटेड होती है, जीवन। और प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया या प्रक्रिया, जिसे हम कह सकते हैं। प्रक्रम का मतलब होता है बेटा प्रक्रिया। ठीक है, तो यानी कि जीवन से संबंधित हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया होती है उसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जीवन के सुरक्षा हेतु, मतलब जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, उसका खाने का पाचन हो रहा है। भाई खाना हम लोग क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारे शरीर को मेंटेनेंस मिलती रहे, शरीर लगातार काम करता रहे, माइंड हमारा अच्छे से काम करे। इसी सब चीज़ों के लिए तो हम खाना खाते हैं। काम कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे जो खाना हमने भोजन खाया है उससे जो हमें ऊर्जा मिली है, उसी से तो हम एनर्जी लेंगे। तो क्या है कि हमारे जीवन से के अनुरक्षण से के संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है उसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है बेटा? जैव प्रक्रम कहलाता है। आई बात समझ में? तो जैव प्रक्रम ये पर्टिकुलर एक शब्द है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में, तब आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो क्या है जैव प्रक्रम? जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण से लेकर श्वसन इत्यादि प्रक्रम को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। आगे बात समझ में? जैव प्रक्रम क्या है? जब हम लोग खाना खाते हैं, मतलब पोषण लेते हैं, तो पोषण से लेकर के श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी सम्मिलित रूप की जो प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे बात समझ में? ओके,
क्लियर है भाई। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैव प्रक्रम में क्या क्या और चीज़ें पढ़नी है, छोटी छोटी हेडिंगें हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपसे वेरी शॉर्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोषण क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। पोषण का मतलब क्या है कि हमने खाना खाया, उससे हमने क्या ली, शरीर में एनर्जी ली। भाई जब हम खाना खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी, वही क्या होता है, प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो भोजन ग्रहण करने जो है, हम लोग शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करने दें, और यही प्रक्रिया क्या होती है, हमारी पोषण कहलाती है। आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर वहाँ पे लिखोगे। अब अगर आपसे वेरी शॉर्ट में श्वसन आता है, क्या होता है श्वसन, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, ध्यान दीजिएगा बेटा। हर एक चीज़ों को जहाँ पे मैं बता रही हूँ बेटा, बहुत ध्यान से इसको समझते चलिएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने रिकॉर्डेड लेसन भी ये चैप्टर देख लिया ना, समझ लो उसका बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, लगातार स्कूल नहीं जा पाते, वो कोचिंग नहीं जा पाते, ताकि जो है वो अपनी पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो बेटा आपके लिए पर्टिकुलर इस चैनल पर मैं आपको, इस चैनल पर जो टीम है आपको हर एक जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रही है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप रिकॉर्डेड लेसन देखना चाहते हो तो। लेकिन भाई अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो इसी सारी चीज़ों को, तो आप हमारा ही चैनल है जिसका नाम है स्टडी पावर क्लासेस, जिसका नाम है स्टडी पावर क्लासेस। ये यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देने आपको, लेकिन बस इतना प्रॉफिट है आपको कि लाइव क्लासेस होती हैं। यहाँ पे कौन सी क्लासेस होती है भाई, लाइव क्लासेस होती है। तो जिसमें आप अगर कोई डाउट आता है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड या फिर और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सारे सब्जेक्ट की क्लास वहाँ पे चलती है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और श्यामदेव एजुकेशन जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बात आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन। श्वसन का एक साधारण सा मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ श्वसन क्या होता है, तो एक सिंपल सी भाषा में कहोगे कि सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब सांस लेते हैं तो भाई उसमें कुछ प्रोसेस तो होता होगा, बिल्कुल होता है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही चीज़ आप इसमें थ्योरी में लिखोगे, क्या लिखोगे, वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति में छोड़ना क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या होती है बेटा, ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। आगे बात समझ में क्लियर है। तो पोषण और श्वसन दो चीज़ें आराम से आपको समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या हमें हेडिंग पढ़नी है, परिवहन क्या होता है। अब परिवहन में ये हमें, अगर मैं कहूँ परिवहन एक साधारण सी भाषा, तो परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो हम अपनी साइंस के अंदर जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर परिवहन का क्या मतलब होगा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक स्थान से या एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, परिवहन कहलाती है। क्या होता है परिवहन, कि जो हमने भोजन खाया है, भोजन से जो हमें ऊर्जा मिली है, उसी ऊर्जा को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा, परिवहन कहलाती है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए उत्सर्जन पे बढ़ते हैं आगे। उत्सर्जन क्या होता है, तो देखो भोजन द्वारा ली गई ऊर्जा के अतिरिक्त शरीर में कुछ अपचित पदार्थ होते हैं। इन अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है भाई, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का मीन्स होता है बाहर निकलना, उत्सर्जित होना। अब जो कोई चीज़ उत्सर्जित होगी तो वो बाहर ही तो निकलेगी। तो हमने क्या कहा कि भोजन हमने खाया, तो भोजन के अलावा भी हमारे शरीर में अपचित पदार्थ हो गए कि नहीं हो गए, वेस्ट मटेरियल होगा। उसी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, जैव प्रक्रम, उसके बाद परिवहन, फिर उसके बाद पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। ये चारों चीज़ें आपको, पांचों चीज़ें समझ में आ गई। हर एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना। अगर क्लियर हो रही है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सवाल में, ध्यान से पेपर में आता है भाई, इसको जरूर आप लिख लें। तो क्वेश्चन क्या होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। पोषण किसे कहते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना जरूर। पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तथा, या फिर ऐसे आता है, पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए, विस्तार से समझाइए। ठीक है भाई।
तो इसमें आपका 2-3 तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बन गया, दूसरा आपसे पूछा जाता है पोषण किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं या इसकी क्या विशेषताएं हैं, पोषक तत्वों के बारे में आप बताइए। तो कुछ 2-3 शॉर्ट इस पे आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं भाई अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हमें इसमें थ्योरी लिखनी है भाई, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक उसे पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने तथा स्वांगीकृत करने और भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित का मतलब क्या है, बचा करके रखना, स्टोर करके रखना। तो शरीर में उसे संग्रहित करने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती बेटा, पोषण कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि मैंने अपने खुद की लैंग्वेज में बना के लिखा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद जरूर रखिएगा इसको, ठीक है। चलो, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों इससे आपसे बनते हैं। तो ये समझ में आ गया भाई पोषण क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिका तक पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने और स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती भाई, पोषण कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं बेटा पोषण की आवश्यकता हमें आखिर होती क्यों है। पढ़ रहे हैं पोषण, तो आखिर जरूरत क्या है जो हम लोग पोषण लेते हैं, अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो क्यों, समस्त जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैविक क्रिया का मतलब क्या होगा, जीवन से संबंधित क्रियाएं, जैसे कि आप जो है काम कर रहे हो, आपके दिमाग को जो है ज़रूरत पड़ रही है एनर्जी की, आप हाथ पैर चला रहे हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। भविष्य में जाकर के कोई अगर औरत है, कोई जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए उसे ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो हर चीज़ संबंधित है हमारे जीवन से। तो भी जो भी हमारी क्या है समस्त जैविक क्रिया है उन्हें सही ढंग, सुचारू माने सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा, पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, नए जीव द्रव्य से कोशिका और ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत के लिए। जो भी कोई हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है, नई कोशिका में अगर कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अभी हम जानेंगे कि जो पोषण हमें मिल रहा है उससे वो किन किन चीज़ों से हम पोषण ले रहे हैं, वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि पोषण की आवश्यकता आखिर होती क्यों है। ओके, चलो लास्ट है पॉइंट तीसरा, नए जीव द्रव्य बनने में। जब कोई भी नया चीज़ बनता है, ठीक है, नए चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए भी हमारे शरीर में किसकी ज़रूरत पड़ती है, पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर। चल अब आ जाए भाई पोषक तत्व। भाई हम जो पोषण ले रहे हैं वो पोषण कैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर में हमारे जो है क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कितने हैं, 5 पोषक तत्व हैं। चलिए इनके नाम लिखते हैं भाई, कौन कौन से 5 पोषक तत्व हैं। सबसे पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। बेटा बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं समझोगे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए पूरी टीम लगी हुई है कि आप अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे सही से बेटा तो आप गलती करोगे, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्या है बेटा, वसा। क्या है दूसरा, वसा है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है भाई, प्रोटीन। तीसरा है प्रोटीन, प्रोटीन। चौथा है विटामिन, चौथा है विटामिन। और लास्ट है जल तथा खनिज लवण। पांचवा कौन सा है, जल तथा खनिज लवण। आ गई बात समझ में। तो ये कौन कौन से भाई पोषक तत्व हो गए, हमारे 5 पोषक तत्व हो गए, ठीक है, जल तथा खनिज लवण। ओके, हो गए हमारे 5 पोषक तत्व। अब इनको जरूर याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल तथा खनिज लवण। तो इन 5 पोषक तत्वों के बारे में अब हमें पढ़ना है डिटेल से। सबसे पहली बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। 5 के नाम जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है भाई ये क्या होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो चीज़ हम लोग, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलती है, तो उन सभी में क्या होता है, सबसे पहले ग्रीस या ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है,
बोलो होती है। गाड़ी चलती है उसमें तेल डालने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल बिना उसकी चलेगी ही नहीं। कार चलाते हैं हम लोग भाई, मतलब बढ़िया स्पीड से चलाते हैं, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरत होती होगी? तेल की ज़रूरत होती होगी। तो हमारे शरीर को भी चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। तो ये शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? यही कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो आप क्या लिखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। शरीर में ईंधन के रूप में, अभी हर एक चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना? पूरा लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी क्लास रही है। ईंधन की, शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? शरीर में ईंधन के रूप में बेटा कार्य करता है। क्लियर? अब भाई देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ये ईंधन के रूप में बेटा कार्य करता है। क्लियर? अब भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, कौन कौन सा भाई? एक तो होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है बेटा जटिल कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन सा? सरल और दूसरा कौन सा है? जटिल। अब सरल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं और जटिल के कौन कौन से? दोनों से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो सरल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है बेटा? गन्ना है और कौन है? चुकंदर है। ठीक है, गन्ना और चुकंदर। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसके स्रोत कौन सा है? आलू, आलू और चावल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये है हमारे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट? 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है बेटा सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? गन्ना है और चुकंदर है, और जटिल का है आलू और चावल। क्लियर है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको इतनी डिटेल पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं भाई वसा के बारे में। जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ बेटा नोट जरूर करते चलिएगा। ओके, चलो वसा पे देखें। वसा में क्या होता है बेटा? वसा क्या होती है भाई? फैटी चीज़ होती है। तो वसा जो है वो क्या काम करती है? अगर देखो कोई व्यक्ति मोटा होता है तो वो थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो वसा क्या काम करता है? ये पहली बात तो ये मिलकर किन से बनता है? तो यह क्या लिखोगे? यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर ये भी बनता है। तो लेकिन ये बताओ फिर वसा और कार्बोहाइड्रेट में अंतर क्या रह गया? इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनेगा, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। तो फिर हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या डिफरेंस रह गया जब एक ही चीज़ है? तो भाई इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि O2 की कमी होती है। ठीक है, तो अब भाई ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? वसा का क्या काम होता है? वसा हमारे शरीर को क्या करती है बेटा? आकृति यानी कि आकार यानी कि शेप प्रदान करती है। तो क्या लिखोगे? यह शरीर को आकृति प्रदान करती है। यह शरीर को आकृति, यह शरीर को आकृति प्रदान करती है।
शरीर को क्या करती है ये बेटा, आकृति प्रदान करती है। अब वसा के स्रोत कौन कौन से हैं ये भी याद रखना जरूरी है। तो स्रोत कौन कौन से हैं भाई इसके, वसा हमें किन किन चीज़ों से मिलती है बताओ फटाफट, अपने मन में बोलो। क्या होता है, सबसे पहले तो तेल है ना, और घी और चावल, और किन सी चीज़ों से मिलकर बनता है, मूंगफली। यानी कि जितनी भी फैटी चीज़ें होंगी उनसे हमें क्या मिलेगा बेटा, वसा जो है वो मिलता है, यानी कि वसा हमें प्राप्त होता है। क्लियर है भाई। तो समझ में आ गया वसा क्या होता है। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बेटा, वो कम होती है। और वसा हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये शरीर को आकृति प्रदान करता है। स्रोत कौन कौन से हैं, तेल, घी, चावल, मूंगफली इत्यादि, इसके क्या है भाई, स्रोत हैं। ओके, गॉट इट, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन की। भाई आ जाओ विटामिन पे। विटामिन क्या होता है, विटामिन जो होता है बेटा, जैसे कि तुमने सुना होगा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगर तुम्हारे शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो हमारे बॉडी में क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन जो होता है वो क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है विटामिन, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो क्या लिखोगे, यह एक जटिल कार्बनिक, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। अब भाई विटामिन जो होता है क्या काम, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, शरीर में अपूर्णता रोग हो जाता है। क्या होता है शरीर में, अपूर्णता रोग। इसकी कमी से, इसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, अपूर्णता रोग होता है। ठीक है। अब भाई विटामिन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, विटामिन होते हैं जो बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से हैं भाई, याद रखो। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। कौन होता है, वसा में घुलनशील, और एक होता है पानी में घुलनशील। 2 तरीके के हमारे ये विटामिन होते हैं। ठीक है बेटा, वसा में घुलनशील और पहला है पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। अब जो है पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं 2 तरीके के विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। कौन कौन से, बी और सी। कौन कौन से होते हैं भाई, बी होते, विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 4 विटामिन होते हैं। विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ई होता है, ए, के, डी और ए। ठीक है। अब इसको देखो याद करने का तरीका, ये चारों विटामिन को याद करने का ट्रिक देखो भाई, के, ई, डी और ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कीड़ा। क्या पढ़ेंगे भाई, कीड़ा। तुम लोग सभी लोग किताबी कीड़े हो ना, सब लोग किताब पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो ना। तो क्या है भाई, इसकी ट्रिक कीड़ा है। ठीक है, के, ई, डी और ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ओके। तो देखो अब तुमसे पूछा जाएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो क्या बताओगे, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। ठीक है। अब तुमसे यहाँ से भी पूछा जाता है विटामिन सी का स्रोत कौन है। तो जो भी खट्टी चीज़ें होंगी जैसे कि आंवला, आंवला और नींबू, ये ज़्यादातर तुमसे पूछा जाता है, और संतरा। ठीक है, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। ओके। अब तुमसे इसमें ये पूछा जाता है विटामिन डी का स्रोत कौन है, तो क्या है, सूर्य है। ठीक है बेटा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से जो बन के निकाले जाते हैं उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रोटीन जो होता है बेटा वो क्या काम करता है, हमारे शरीर में जब टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करता है। कौन भाई करता है, प्रोटीन करता है। तो क्या लिखोगे, यह शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। यह शरीर में, यह शरीर में टूट फूट की
टूट फूट की मरम्मत करता है। आगे बात समझ में, मरम्मत करता है। ठीक है। अब देखो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, दाल से मिलेगा। और किन चीज़ों से मिलेगा प्रोटीन हमें, भाई हमें बादाम से मिलेगा, है ना। और किससे मिलेगा, अंडे से मिलेगा। ठीक है, ये सभी क्या है भाई, प्रोटीन के हमारे स्रोत हैं। अगर आपको और भी स्रोत पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे प्रोटीन के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, 4 चीजें पढ़ ली। अब बात करते हैं जल तथा खनिज लवण के बारे में। ओके, आ जाओ भाई। भाई देखो हमारी बॉडी में पानी कितना होना चाहिए, 75%। और हमारी पृथ्वी पर भी पानी कितना होना चाहिए, 75%। तो हर जो जल होता है, पानी होता है, वो हर चीज़ों के लिए आवश्यक होता है। पानी जो होता है वो हर चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो पानी के बारे में हम क्या लिखें भाई, पानी जो है शरीर को हम लिख सकते हैं, शरीर में 75% पानी की मात्रा होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा जल तथा खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण क्या है भाई, अच्छा ये बताओ, जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना। खनिज लवण, तुम्हारे जब दांत होते हैं, दांत बनते हैं और जब हमारी हड्डियां बनती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। किसकी, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो ये जो खनिज लवण होता है बेटा, वो इन्हीं हमारी दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, यही जो फॉस्फोरस है, यही जो कैल्शियम है, इनका निर्माण जो है करता है। तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम लोग, शरीर में हड्डी तथा दांतों के निर्माण के लिए फॉस्फोरस और भाई कौन है, कैल्शियम। फॉस्फोरस और कैल्शियम को बनाने में सहायता करता है, या फिर लिख सकते हैं को बनाने में सहायक होता है, कौन है भाई, खनिज लवण होता है। ठीक है, तो 5 चीज़ों की, यानी कि 5 हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आती है बेटा हमारे पोषण की। तो जो पोषण होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हमने पोषण पढ़ा, पोषण की ज़रूरत क्यों है वो पढ़ा, पोषक जो हमें पोषण मिलता है वो किन से मिलता है, 5 पोषक तत्वों से मिलता है, उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब पोषण के आ जाते हैं प्रकार पे, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो भाई जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो भाई होता है स्वपोषण, एक होता है क्या, स्वपोषण। ठीक है, और एक होता है बेटा परपोषण। तो परपोषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परपोषण और स्वपोषण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। पोषण के कितने टाइप, 2। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि परपोषण क्या होता है। देखो, पर माने दूसरा यानी कि पराया, और पोषण माने पोषण। आपको बता दिया पोषण के बारे में हर चीज़ें। पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करना, भोजन से एनर्जी लेना। तो परपोषण का मतलब वो होता है कि जैसे कि कोई भी जीव होता है, वो अपने भोजन स्वयं ना बनाए, लेकिन अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर क्या करे, वो निर्भर करे। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, परपोषण। और उस जीव जो कि किसी अन्य पर निर्भर है, उस जीव को क्या कहेंगे, परपोषी जीव कहते हैं। तो थ्योरी में आप लोग क्या लिखोगे कि वह प्रक्रिया, या फिर हम लिख सकते हैं वह जीव जो अपना भोजन या अपने भोजन के लिए, वह जीव जो अपने भोजन के लिए
किसी अन्य जीवों पर किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। उसे परपोषी जीव कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। और यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? परपोषण। क्या? परपोषण कहलाती है। परपोषण कहलाती है। जैसे कि उदाहरण अगर बात करोगे तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? मनुष्य। जैसे मनुष्य क्या है? एक परपोषी जीव है, क्योंकि ये अपना भोजन थोड़ी ना खुद बनाता है। चावल खुद थोड़ी बनाता है कि हाँ हमने चावल पहले बनाया फिर हमने उसको पका के खाया, ऐसा तो है नहीं। हम लोग डायरेक्ट उसको खेत से ले आते, साफ करते, फिर बना के खा लेते हैं। लेकिन हम लोग खेत में थोड़ी ना बनाते हैं उसको, वो तो बनता है, पौधा है, वो अपना भोजन बनाता है, भोजन के फलस्वरूप वो उसका अपशिष्ट है और उसी को हम लोग खाते हैं। तो क्या है? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मनुष्य। इस पर भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो परपोषी जीव है? तो क्या बताओगे? मनुष्य सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर है? चलो अब बात करते हैं बेटा स्वपोषी पोषण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना था स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण क्या होता है? तो अपने भोजन को स्वयं बनाना, अर्थात अपने भोजन को स्वयं बनाना, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना करना, ये हमारा क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। तो क्या लिखोगे इसमें? अपने भोजन को स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? स्वपोषण बनाने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल में पौधे, और पौधों में कैसे पौधे? हरे पौधे। कैसे पौधे बेटा? हरे पौधे। ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही तो बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही तो बनाते। ठीक है भाई, तो हरे पौधे क्या होते हैं? हमारे स्वपोषी जीव होते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अब हमें डिटेल पढ़ना किसके बारे में बेटा? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो तुमसे अगर पूछा जाता है कि हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो क्या बताओगे भाई? प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बताओ, क्लियर है ना? तो अब चलिए पढ़ते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो हो गई एक सरल सी परिभाषा, जिसको अगर हमसे किसी ने पूछा भाई बताओ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि हरे पौधों के द्वारा अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब भाई देखो, अगर तुम्हें कॉपी में लिखना है वो भी अच्छे तरीके से और बढ़िया नंबर लेके आने हैं, तो आप क्या लिखोगे? ये वाली थ्योरी आप वहाँ पे लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? कि पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब तुमसे इस पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है। क्या एमसीक्यू? कि भाई जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो किस रूप में बनाते हैं? तो क्या आंसर करोगे भाई?
पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, वो बनाते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इस पे भी तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे, C6H12O6। ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। अब इसमें आपसे जो उसकी रिएक्शन होती है वो भी पूछी जाती है। तो चलिए फिर बात करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी जो पूरी रिएक्शन उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई पौधा जो होता है वो क्या लेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकृति से क्या लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या लेगा भाई, H2O लेगा, जो वातावरण से न मिलेगा कि नहीं लेगा, लेगा। अब किसकी ज़रूरत होती है इस प्रक्रिया में, उसे ज़रूरत होती है बेटा सनलाइट की, किसकी, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश, और की ज़रूरत क्या होगी उसे, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेगा वो। अब क्या बनाएगा वो, अपना भोजन, और भोजन को अब जो किस रूप में बनाता है, उसे बनाता है वो भाई ग्लूकोज के रूप में। तो क्या उसका सूत्र होता है, C6H12O6। अच्छा, ये जो पौधे हैं जब अपना भोजन बनाते हैं बेटा, तो वातावरण में क्या देते हैं, देखो वातावरण से इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वातावरण में देंगे क्या ये लोग, ये देते हैं बेटा ऑक्सीजन, और क्या देते हैं, जल। जब देखा होगा सुबह सुबह जब देखोगे पत्तियों के ऊपर क्या होता है, हल्की हल्की सी पानी की बूंदें होती हैं, वो क्या देते हैं, वापस से वो पानी वातावरण को दे देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी वातावरण को दे देते हैं। और उन्हीं वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन क्या है, सांस के रूप में लेते हैं, और हम लोग क्या वातावरण में डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं और क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे ज़्यादातर हमारे आसपास होने चाहिए। अगर यदि आपके पास पेड़ पौधे आसपास नहीं है, बहुत कमी है उनकी, तो सबसे पहली दिक्कत क्या होगी, आपको सांस लेने में समस्या होने लगेगी, ठीक है बेटा। तो घर चाहे जितना भी आलीशान बनाओ, लेकिन सामने अपने साथ साथ अपने घरों में पेड़ पौधे अवश्य लगाओ, ठीक है। चलो, तो भाई ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब इसको करते हैं भाई बैलेंस, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ, इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर कार्बन 1 है इस पक्ष में, और सबसे पहले बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, दोनों पक्ष में जितने भी एलिमेंट हैं उसको देखो कौन कौन से एलिमेंट है, इधर देखो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इस तरफ भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इन्हीं की संख्या को हमें बराबर करना है। इधर कार्बन 6 है और इधर 1 ही है, तो हम सामने क्या लिख देंगे भाई, 6। तो हो गया 6 कार्बन दोनों तरफ, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, 6 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन देखो अब 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ये 1 ये 13, इधर क्या है भाई 13 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है इधर और दोनों पक्षों में कार्बन है, इधर कार्बन है इधर, तो दोनों कार्बन हमने बराबर किए और क्या लिखा, 6 कार्बन दोनों तरफ कर दिया और कार्बन हो गए बराबर। अब भाई बात करते हैं ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ये है 13 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ गिनो कितने ऑक्सीजन है, 6 2 8 और 1 9, इधर 13 है और इधर 9 है, दोनों ही विषम संख्या है। तो विषम संख्या को अगर आपको बैलेंस करना है तो एक सम संख्या आपको जोड़नी पड़ेगी। तो क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे जहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे H2 हो, यहाँ पे इसको लिख दोगे 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन को कर दोगे 6, और हर यहाँ पे H2O को भी क्या कर दोगे 6। अब देखो बराबर हुई कि नहीं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो 12 12 24 इधर हो गया। अब इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, तो 12 ये और 6 ये 12, तो 12 12 24 इधर 24 इधर, तो ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 24 ऑक्सीजन हो गए। हो गई बैलेंस, बताओ क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। चलो, तो हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर है 12 दूनी 24, हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या लिखा हमने, यहाँ पे है 24 हाइड्रोजन। तो क्या देखो यहाँ पे भी 24 हाइड्रोजन है, अगर है तो समझ लो क्रिया बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे हो गए इतने में, इसमें देखो है इधर 12 हाइड्रोजन, और ये देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और 12 12 कितने हो गए भाई, 24 हाइड्रोजन हो गए। तो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन भी कितने हैं भाई, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो यदि तुमसे पूछा जाता है कि उपरोक्त जो समीकरण है इसमें कौन सी तत्व आपस में बराबर है, तो ध्यान रखना, देखो बेटा कोई भी चीज़ पढ़ो तो बहुत डिटेल से पढ़ो, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा तत्व बराबर है, कौन से तत्व की संख्या बिल्कुल इक्वल है, तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या आपस में बराबर है।
अच्छा ये बराबर कैसे हो गई, बराबर हुई तो है पर कैसे हो गई, देखो हमने वातावरण से क्या लिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में H2O लिया है कि नहीं, और हम दे भी रहे हैं क्या, H2O दे रहे हैं, तो इसीलिए H और O यानी कि देखो ये भी क्या है, आपस में बराबर है, और H और O को मिला के ही तो क्या बनता है, H2O बनता है कि नहीं बनता, बताओ। तो क्लियर है ना, H और O की संख्या आपस में दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल इक्वल है, और कितने हैं, 24 है। हो सकता है इसमें तुमसे इसकी संख्या भी पूछ ली जाए कि बताओ ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है, और वो आपको बैलेंस करके नहीं देगा, बैलेंस आपको आना चाहिए। अगर आपको बैलेंसिंग याद है तो सब तुरंत आप आंसर कर लोगे, 24 है। और कितने कार्बन है भाई, दोनों तरफ 6 कार्बन है, ठीक है ना, बताओ क्लियर है भाई। तो अब बात करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया, समझ में आ गया। तो अब भाई प्रकाश संश्लेषण की हमें क्या पता होनी चाहिए, विशेषता भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये वाला भी पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है, भाई सूर्य की ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसको किस ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड में छपेगा ही छपेगा। चलो पहली विशेषता देखो, H2O से क्या ली जाती है भाई, हाइड्रोजन ग्रहण करी जाती है। H2O से क्या ली जाती है, हाइड्रोजन, और ये हो गई इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या लिया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है, ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है, हमने एक चीज ली और दूसरा चीज हमने उसके बदले दिया, तो ये होता है बाई प्रोडक्ट। तो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। और इससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो कौन सा तत्व होता है उसे हम बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं भाई O2, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अभी जो तुमसे पूछा था कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसमें बदली जाती है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज की जाती है। और बेटा इस पे सवाल बहुत ज्यादा आता है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस पर टिक जरूर कर लेना भाई। तो सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा किसमें बदली जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है, ठीक। अगला भाई देखो 4-5 लिखे, अगर तुम्हें 3 भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लिख के जरूर आना, ठीक है। चलो, जल अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। ये हो गई हमारी 5वीं विशेषता। देखो बेटा आपको ज़्यादा ही करा रही हूँ मैं, इसमें से आपको 1-2 पॉइंट भूल भी जाता है तो कोई बात नहीं, पर पेपर में अगर आए तो छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, ठीक है। इसलिए आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा, तो बहुत ध्यान से हर चीज़ों को आपको पढ़ते चलना है। क्लियर है बात। तो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर ली। ये हमारा है फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जैव प्रक्रम पढ़ा, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन पढ़ा, छोटी छोटी डेफिनेशंस। फिर हमने पोषण की जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया, पोषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, 5 पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल और खनिज लवण। फिर हमने पढ़ा स्वपोषण, यानी कि जो पोषण है वो कितने टाइप के होते हैं, 2, स्वपोषण और परपोषण। और स्वपोषण क्या होता है, ये जो है इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, और इसके रिएक्शन को हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं पहले ही बता दूं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको उसमें पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए ज़रूर अच्छे से उसको देखिएगा। और अगर बेटा समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टडी पावर क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही सारी चीज़ों को हम लोग लाइव क्लासेस में अटेंड करते हैं, जिसमें भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग तुरंत उसको क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। तो चैनल को जरूर आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम करेंगे इसी तरीके से बोर्ड की बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तैयारी, ताकि आपको हम लोग अच्छे नंबर दिला सकें। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं जरूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई हाँ, एक चीज़ और भाई बता दूं, जो भाई बच्चे जो भी इन सारी चीज़ों का नोट्स चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि ये सब लिखा लिखाया हमें मिल जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े क्योंकि समय बहुत कम है, तो जिसको भी नोट्स चाहिए भाई, नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। तो ये है इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल प्रज्ञा, ठीक है भाई। इस पे है भाई 55 फॉलो, यानी कि 55,000 इस पर फॉलोवर है। तो आप जाकर के इसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भाई क्या है कि सारे नोट्स की वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। साइंस का नोट्स है आपके लिए, ठीक है, और साइंस का नोट्स है, और किस सब्जेक्ट का नोट्स है भाई, साइंस का नोट्स अवेलेबल है आपके लिए, और आपके लिए सामाजिक विज्ञान यानी SST का हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, ठीक है।
2 सब्जेक्ट के नोट्स आपके लिए रेडी हैं, तो जिसको भी चाहिए ये नोट्स आपको मिल सकते हैं। वीडियो में जाएंगे आप, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और इस एक नोट्स का आप अगर पेमेंट करूँ तो 50 रुपये इसका चार्ज है। तो जिन बच्चों को भी चाहिए आप ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जिनको भी चाहिए इंस्टाग्राम आईडी पे जाइएगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर दी हुई है कैसे आपको वो मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम लोग इसका अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।